वही ख्वाब थे कि स्टार्टअप के हिसाब से करेंगे। मेरे पिताजी इससे पहले लाखों पेड़ लगा चुके हैं। नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज हम मौजूद हैं चटकौर स्थित ऑर्गेनिक एकड़ में। तो चलिए मिलते हैं ऑर्गेनिक एकड़ के वन ऑफ द फाउंडर लक्ष्य दबास से और उनसे जानते हैं इस फार्म के बारे में और भी डिटेल में। ऑर्गेनिक एकड़ फार्म्स पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है लक्ष्य दबास। ये मेरा गांव है जटखोड़ और यहाँ पे हम करीबन 35 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। तो सर, ये ऑर्गेनिक एकड़ का आपके दिमाग में आइडिया कैसे है कि हम इसको स्टार्ट करना चाहिए फार्मिंग में? कुछ ऐसा जो शायद अभी तक में भी लोग अभी नहीं शुरू किया इन चीज़ों को। मेरे को यही था कि मेरे को अपना देश में ही रहना है और यहीं पर ही कुछ अच्छा करना है और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ करना है। तो जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तो मैंने बस उस टाइम तक डिसाइड कर लिया था कि अब अपनी जो भी लाइफ है मुझे इसी में करना है। तो सर, ये जो ऑर्गेनिक एकड़ का जो नेम है, जो आपने ब्रांड बनाया है, सर इसका आइडिया कैसे है कि मेरा जो ब्रांड का नाम है ये ऑर्गेनिक एकड़ ही होना चाहिए? मतलब जब मैंने चालू किया था तो वही ख्वाब थे कि स्टार्टअप के हिसाब से करेंगे। मेरे पिताजी इससे पहले लाखों पेड़ लगा चुके हैं, बहुत इन्वायरमेंटल और सोशल काम कर चुके हैं, लेकिन हमेशा चैरिटी पे डिपेंड करता था। अब अपनी वर्किंग लाइफ में से कितना लगेगा कोई, तो इसीलिए मुझे ये तो उसी टाइम पे कंफर्म हो गया था कि मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ लेना है। हम अच्छा काम करेंगे, सोसाइटी के लिए वैल्यू जनरेट करेंगे, काम ऐसा करेंगे जिसमें इन्वायरमेंट का भी भला हो, लेकिन अपने को पैसा भी उस वर्थ का चाहिए, क्योंकि आगे एक्सपेंड करना है। अगर हमको कुछ भी अच्छा काम करना है तो उसके लिए भी फंड्स चाहिए रहते। और मैंने शुरू इसीलिए किया था क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था कि आज मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपने पिताजी से सीख सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर ये कला, ये आर्ट नहीं सीखी तो मेरे बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो सीख पाए या ना सीख पाए। कल को वो ना सीखे चलेगा, लेकिन कम से कम जो ट्रेडिशनल नॉलेज हमारी आ रही है, हमारे जाट परिवार है हमारे यहाँ, या तो आर्मी में जाया करते थे या खेती करा करते थे। तो मेरा हमेशा से यही था कि जो अपनी साइंटिफिक नॉलेज तो आ रही है उसको हम लें, लेकिन ट्रेडिशनल नॉलेज को भी हम बचा के रखें। तो सर, जैसे आपने ऑर्गेनिक एकड़ बताया कि आपने नाम रखा, तो सर आज के ना ऑर्गेनिक वर्ड बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है कि कोई अगर सब्जी है या फल अगर उगाया जा रहा है तो उसमें हम रासायनिक खाद जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या है कि मतलब ऐसा आपका कॉन्सेप्ट, इस चीज़ को आपने सोच कर रखा है इस चीज़ का कि हाँ ये ऑर्गेनिक चीज़ें ही हम बनाएंगे और तब हम कस्टमर्स तक पहुँचाएंगे? हाँ, ये तो था ही कि काम ऐसा करना है जिसमें किसी को भी नुकसान ना हो। और एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट पर्पस यही होता है कि वो विन 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 सिचुएशन क्रिएट कर पाए। यहाँ पे हमारा भी विन सिचुएशन है कि हम एक किसान है जो सरवाइव कर पा रहे हैं प्रोफेशनल होके, जो हमारे ग्राहक है उनको भी एक अच्छा सामान मिल रहा है खाने के लिए, उनकी हेल्थ बन रही है, और ये सब करते हम इन्वायरमेंट को कुछ दे ही रहे हैं। तो कितने भी बड़े बड़े दिग्गज हो गए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सोसाइटी को गिव बैक करना बहुत ज़रूरी है, और वो हमारा स्टार्टिंग से था ही। और इसमें मेरा यही था कि हमने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी डेवलप करनी है जो आगे तक चल पाए, और सस्टेनेबिलिटी हमारा हमेशा कोर रहा है। आप कुछ भी कह लो, यूरिया डीएपी सस्टेनेबल नहीं है, आपके जो भी केमिकल पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। मैंने आपको बताया ही था कि जिस हिसाब से हमारे देश के अंदर किसानों की ट्रैजेक्टरी चल रही है, 1947 में हमारे किसान की जो पॉपुलेशन थी, मतलब इंडिया के अंदर अराउंड 78% किसान खेती कर रहे थे। वो 2011 के सेंसस में पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अब तक हुआ कि 50% से कम लोग अब खेती से जुड़े हुए हैं। टू बी प्रिसाइज 45% है। और हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर आप देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.3% जो लोग हैं वो खेती कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर भी यही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिसेस अच्छी है नहीं। लोग खेती करते इसलिए हैं क्योंकि उनको इसमें सब्सिडी चाहिए या उनको कुछ और करने का नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे ये वाले लोग साइड होंगे ही, क्योंकि अब पॉपुलेशन खेती की कम हो रही है तो वोट बैंक कम हो गया, तो आपकी सब्सिडीज भी गिरेंगी। और इसीलिए इसमें हमारा यही था कि हमने इसमें ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप करनी है जो आगे तक सस्टेनेबल हो। कि लोगों का वही इमेजिनेशन रहता है, अगर किसान है तो वही है कि उसके पास खर्चने के लिए कुछ पैसा नहीं होगा और बिल्कुल ही बेयर मिनिमम पे वो जी रहा होगा। वो फैक्ट है, और वो पूरे देश का बहुत मेजर पॉपुलेशन है जो बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी वो बहुत अंडर एप्रिशिएटेड रह जाता है।
लेकिन मैं इसीलिए इस डोमेन में काम कर रहा हूँ और मेरा ऑर्गेनिक एकड़ का यही मकसद था कि जो हमारी विचारधारा है उसको किसान अपना सके। और इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, हम कई किसानों को ट्रेन करते हैं, उनको हम अपनी सप्लाई चेन के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग जो ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो हमारी ही सप्लाई चेन में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। तो सर जैसे आपका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी यूनिक है, तो आप इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं और आप इसका प्लान कैसे कर रहे हैं आगे इसको ले जाने का, कि इसके ऊपर और क्या क्या नई चीज़ों के ऊपर उसको प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको और बढ़ा सकते हैं? बिजनेस मॉडल तो बहुत बार चेंज हुआ है। हमें अपने प्रिंसिपल्स पता थे कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। बाकी इम्प्रोवाइजेशन चलती रहती है और अब तो काफ़ी फैल गया है। अब तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है एक, और इसके साथ साथ अब हमारा एग्री टूरिज़्म और एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग हो रखा है। तो इसके अंदर ये वाला जो फार्म है इसको तो हमने कंसोलिडेट करके ऑर्गेनिक एकड़ रिसर्च फार्म ही कर दिया है। और जैसे मैंने बताया ये सारी सब्जियां जो हैं इस बार वो स्टूडेंट्स ने ही लगाई हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे फार्मलेट प्रोजेक्ट भी है, कई सालों से चल रहा है। इसके अंदर जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है दिल्ली एनसीआर में और वो खेती को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो हमारा पैच किराए पे ले लेते हैं और वो जो बोलते हैं हम उनके हिसाब से लगा देते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है, हम लोगों को घर पे सब्जियां सप्लाई करते ही हैं। 5,000 से ऊपर दिल्ली एनसीआर में कस्टमर हैं और पूरा हमारा पोल्ट्री का रेंज है, डेयरी का रेंज है, ड्राई आइटम्स का हमारा रेंज है, वो भी चलता ही है। और लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा फार्म कैफ़े है, वहाँ पे लोग बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खाना यहीं से तोड़ के हम उनको बना के खिलाते हैं। लोग कुछ लोग जो ऐसे बाहर से आते हैं देश से, उनके लिए हमने गेस्ट हाउस टाइप से करके रहने की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो एग्रो टूरिज़्म में भी है, वर्मी कंपोस्टिंग का भी प्लांट है। तो चीज़ें तो सारी ही कर रहे हैं और हाथ पैर मारते ही रहने पड़ते हैं। कोई नया बंदा भी होता है, एक चीज़ से शुरू करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 36 चीज़ों में पैर मत डाल दो आप, लेकिन एक चीज़ से शुरू करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको स्केल अप कैसे करना है। यही सब है जी। तो चलिए फिर आपको हम अपने फार्म टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो एग्री टूरिज़्म की शुरुआत हमारी सच कुछ ज़्यादा प्लान वे में नहीं थी। हम जहाँ पे भी लगाते थे वहाँ पे लोग कहते थे कि हमने आपके फार्म भी देखने हैं। तो लोग यहाँ आते भी बहुत थे, इंडिया से भी कोने कोने से आते हैं, अब्रॉड से भी कई लोग आते हैं। तो बस यही था मन में कि कोई आए तो एक ढंग से चाय पानी की व्यवस्था हो जाए। तो ऑर्गेनिक कैफ़े हमने अपना फार्म कैफ़े तब हमने इस्टेब्लिश कर दिया 2017 से पहले ही। तो उसमें वही ट्रेडिशनल ऑथेंटिक विलेज फूड हम सर्व करते हैं और जो सब्जियां हमारे खेत की होती हैं वही करते हैं हम। जैसे अब सर्दियां चालू है तो बाजरे की रोटी हो जाएगी, चूल्हे पे सारा खाना होता है अपना, और देसी घी का है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल खेत में जैसे गांव का खाना एक्सपीरियंस होता है हम वो करते हैं। वो अच्छा चल गया। लोग मतलब तो पहले हम सिर्फ संडे संडे किया करते थे, फिर लोग इतने ज़्यादा आने लगे कि अब हम सातों दिन अपना फार्म विजिट और फार्म कैफ़े हम ओपन रखते हैं। लोग बुकिंग करते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप के लिए 9811872612, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था लीज का, तो ये लीज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर कैसे ये वर्क करता है और कैसे आप अपने इससे लोगों को जोड़ते हैं? तो एक हमारा ये अलग टाइप का मॉडल है, फार्मलेट नाम से हम इसको कर, फार्म को लेट यानी कि लीज पे कर दिया आपने। तो बहुत सारे कस्टमर भी थे जो बोलते थे कि हर हम ज़मीन ढूंढ रहे हैं, कहीं हमें भी उगाना है, हमने भी सीखना है। तो हमने उसी के अराउंड इसको डिज़ाइन किया था, जिसमें आप 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारे खेत के अंदर कोई छोटा सा पैच रेंट पे ले सकते हैं और इसके अंदर हम आपके हिसाब से जो आप बोले वो हम उगा सकते हैं। अगर आप आ सकते हैं यहाँ पे, आप खुद लगाना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम तो उगा ही देंगे। और इसके अंदर घर पे फिर हम आपके पैच की डिलीवरी भी करवा देते हैं। तो आपने जो भी पैच के अंदर अपना सब्जियां उगाई वो अब आपकी हो जाती है। जैसे अब हम ये वाला पैच आगे का तैयार कर रहे हैं जो हमारे आगे के फार्मलेट के कस्टमर्स हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक था। तो सर जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं सब्जियों की उगाते हैं, तो सर देखा जाए तो अगर कस्टमर से सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो किस सब्जियों की आती है कि हाँ हमें मतलब ऐसा आपके दिमाग में रहता होगा कि ये जो सब्ज़ी है ये मुझे पर्टिकुलर साल भर रखना है क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड आती है। तो ऐसी कौन सी वैरायटी जो है सब्जियों की जो सबसे ज़्यादा डिमांड हमेशा उसकी रहती है?
मार्केट में? जो लोकल सब्जियां हैं, अपना पालक, मेथी, बथुआ, उनकी सर्दियों में ज़्यादा रहती है। एग्जॉटिक सब्जियां हैं, उनकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, लेकिन रेट फालतू मिलता है। और आलू, प्याज, टमाटर, ये चीज़ें हैं, उनकी साल भर रहती है। और इसके अंदर हार्वेस्ट कैसे होगा वो डिक्टेट करता है कि हम कैसे प्लानिंग करेंगे। जो चीज़ ज़्यादा अलग बिकती है उसको हम ज़्यादा उगाते हैं, जो चीज़ कम बिकती है उसको हम कम उगाते हैं। ऐसा है वैरायटी जो जिसको मतलब हमेशा से रहता है कि ठंड हो, बरसात हो या फिर गर्मी हो, जैसा भी मौसम हो, वो साल भर आपका डिमांड कम है लेकिन वो ज़रूरत कभी भी उसकी पड़ सकती है? हाँ, लेकिन डिमांड ज़्यादा ड्राई आइटम्स की है। खास करके लॉकडाउन में तो हल्दी की बहुत डिमांड रही थी, तो हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स का जो काम वो है। बाकी हमारा गेहूं से जो आटा बनाते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। सरसों का तेल हमारा स्टेपल है, और शहद हमारा काफ़ी अच्छा बिकता है। तो ड्राई आइटम्स में हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट में डिमांड आती है। प्लस जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो अंडे की बहुत डिमांड करते हैं। हम सिर्फ अंडा बेचते हैं, मीट तो नहीं बेचते, लेकिन कड़कनाथ अंडे का हमारे पास अच्छा डिमांड। सर जैसे हम देखते हैं अगर फार्म खेती किसी चीज़ की अगर करते हैं तो उसमें जितना हम लागत लगाते हैं अगर देखा जाए तो उसका सर कितना प्रॉफिट आपको कुल मिलाकर अगर महीने में भी अगर एस्टिमेट देखा जाए तो कितना आपको रिटर्न में मिलता है जितनी आप उसमें लगाते हैं? करीबन एक महीने में 50,000 से 1 लाख, 1 एकड़ से तो हमें बचता ही बचता है। बट उसमें पर क्रॉप के हिसाब से अगर देखें या फिर ऑल ओवर का आप अगर ऑल ओवर 1 एकड़ के हिसाब से हम माने, क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्टिंग भी है, एग प्रोडक्शन भी है, हम नर्सरी भी है, हम प्योर भी सप्लाई करते हैं, और हमारा सब्जियां तो है ही, और ये सारी चीज़ें करके लाख तो है ही 1 एकड़ से। सर देखा जाए तो अभी आगे आने वाले जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर में कुछ बहुत ऐसे देखा जाए तो स्टार्टअप्स कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ नया करना है। तो सर उनके लिए क्या मैसेज है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, और आने वाले यूथ के लिए क्या मैसेज है? जैसे आप भी मतलब बहुत कम एज में ही आपने मतलब एग्रीकल्चर में अपना करियर शुरू किया है, तो उनके लिए भी क्या मैसेज है जो एग्रीकल्चर में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं? देखिए, आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ चुनते हैं, मैंने जैसा बताया आपको, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसका सॉल्यूशन देना है। अगर मैं आपको कोई कंपनी का एग्जांपल दूं, आप ओला कंपनी ले लो। उसके अंदर क्या है, उन्होंने देखा एक प्रॉब्लम की जो भी ग्राहक है उनको कभी भी कहीं कम्यूट करना है तो वो कम्यूट करते हुए उनको दिक्कत आती है, स्टैंड पे जाना पड़ता है, मीटर के लिए बार्गेन करना पड़ता है। सिमिलरली ऑटो वाले या जितने भी ये ड्राइवर थे उनसे बात करी कंपनी ने, उन्होंने पूछा कि आपको क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला हमें ये दिक्कत है कि हमें घूमते रहना पड़ता है खाम में, कहाँ सवारी मिले, किधर का मिले, हमें वहाँ नहीं जाना, हमें फिर भी उधर जाने के लिए बोलते हैं। तो उन्होंने सिंपली एक ऐप ले आई जिसके अंदर जो ग्राहक है वो बोलता है मैं वो गाड़ी यहाँ चाहिए, जो ड्राइवर है उसको बोलते हैं भाई तू यहाँ आ सकता है तो अब तू एक्सेप्ट कर लो। तो आप देख लो, एक प्रॉब्लम थी ये जो उन्होंने आइडेंटिफाई करी और उसका इन्होंने सिंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा, और $multi-billion कंपनी है। उसी के जैसे अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट की अलग कंपनी आ रखी है, पोर्टर वगैरह, लाला मूव, इतनी सारी कंपनी है जिनका हम खुद यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो आपको प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करनी है, आप समाज के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं आपने वो निर्धारित करना है तरीके से, क्योंकि पैसा सेकेंडरी है। आपका काम अच्छा है, आप उसमें ईमानदार हो, आप मेहनत कर रहे हो, इतना तो हो ही जाएगा कि आपको मतलब ठीक ठाक कमाई हो जाए। तो आप अगर कन्वेंशनल खेती कर रहे हो और आप ये पूछना चाहें कि ऑर्गेनिक में शिफ्ट करने में पैसा है या नहीं है, बिल्कुल है, हम जीते जाते उदाहरण है। ये थी अब तक की ऑर्गेनिक एकड़ की कहानी। इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहिए कृषि जागरण, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।